हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। मीडियम्स, आई होप आप सभी लोगों ने साइकिक मीडियम्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये जो हमारा दूसरा डायमेंशन होता है वहां पर प्रेजेंट स्पिरिट्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कई तरीके से इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। कई बार जो इनकी बॉडी होती है उनके अंदर आकर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर इनके थ्रू ये किसी साइन के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर किसी रिटन लैंग्वेज के अंदर कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू मीडियम्स इन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो मीडियम्स होते हैं इनको खुद को भी अपनी एबिलिटी के बारे में तब तक पता नहीं होता है जब तक इनकी लाइफ में कोई मेजर इंसिडेंट ना हुआ हो या फिर इनका कोई मेजर एनकाउंटर हुआ हो। हमारे आज की जो कहानी है वो भी बेस्ड है इसी स्पेशल एबिलिटी के ऊपर। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है स्टार ऐश वन ने, जो इनका निकनेम है, और ये कहानी है विवान की, जो कि चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है और उसी के साथ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी सेम रूम के अंदर रहता है। तो इनका जो हॉस्टल है वो बेसिकली 7 फ्लोर्स का एक हॉस्टल है जिसमें 5th फ्लोर के ऊपर इनका रूम है। इनका जो रूम है उसमें अटैच्ड बाथरूम नहीं है, तो बेसिकली जहाँ इनका रूम है गैलरी के एंड पर, उसके थोड़ा सा वॉक करके जाने पर, मतलब करीबन आप 20-25 कदम मान सकते हो, कॉमन बाथरूम है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जिसको यूज़ करते हैं। विवान को बचपन से ही चीज़ों की प्रेजेंस फील हुआ करती थी। वो इन चीज़ों से पहले डरा करता था, कभी भी उसको कुछ क्लियर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कभी भी किसी जगह पर वो जाता था जहाँ पर कई बार उससे ऐसा होता था कि और भी उसके साथ है, उसको प्रेजेंस फील हुआ करती थी, बट उन चीज़ों को वो इग्नोर किया करता था। ये जो हॉस्टल था उसका जो वार्डन था वो भी बहुत ज़्यादा एज वाला नहीं था, करीबन 29 या 30 ईयर्स की एज का एक इनका वार्डन था, जिनके साथ इन दोनों दोस्तों की बहुत पड़ती थी। फर्स्ट ईयर चल रहा था, बढ़िया क्लासेस जाया करते थे, रात को आते थे हॉस्टल के अंदर। आप जानते हैं हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, बढ़िया एंजॉय किया करते थे। मूवीज़ चल रही है, लेट नाइट है ना, टॉक्स चल रही हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और इस तरह से इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इनका फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया। जब फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक आया तो धीरे धीरे हॉस्टल खाली होने लगा। विवान और उसका दोस्त मोहित दोनों नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते थे, तो इनकी जो ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ वो 2 दिन के बाद था। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ब्रेक होते ही, इवन कुछ स्टूडेंट तो ब्रेक से पहले ही हॉस्टल खाली करके निकल जाता है। तो ये दोनों दोस्त की जो ट्रेन थी वो 2 दिन के बाद थी, तो हॉस्टल ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया था। कुछ इक्का दिक्का स्टूडेंट बचे थे जो भी नेक्स्ट डे जाने वाले थे। तो अब ये दोनों दोस्त के साथ और कोई तो बातचीत करने वाले ज़्यादा लोग थे नहीं, तो ये लोग जिनका वार्डन था, जिनका अच्छा दोस्त बन चुका था, उनके साथ बैठकर ये लोग गप्पे मार रहे थे। बातें करते करते ऐसे ही हॉरर मूवीज़ और हॉरर स्टोरीज का डिस्कशन शुरू हुआ। तो जैसे डिस्कशन शुरू हुआ, मोहित ने एक आइडिया सजेस्ट किया। उसने कहा कि अरे काम करते हैं, हम लोग ना तीनों द मोंटे कॉलोनी चलते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो द मोंटे कॉलोनी एक इनफेमस स्पॉट है चेन्नई के अंदर, जिसे कहा जाता है कि ये चेन्नई के वन ऑफ द मोस्ट हॉरर प्लेसेस में से एक है, और रात के टाइम यहाँ पर कोई भी आता या जाता नहीं है। अभी भी ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी एक तरह से डिजर्टेड है, और इसके बारे में जो इनका हॉस्टल वार्डन था उसका नाम था अनिरुद्ध, बहुत अच्छे से जानता था। तो जैसे ही मोहित ने आइडिया सजेस्ट किया, विवान ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ यार चलते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग हॉस्टल में ही ठीक है, यहीं पे मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं। लेकिन इंसिस्ट करने पर अनिरुद्ध भी उनकी बात को मान गया। क्योंकि ये सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था, तो जो किचन स्टाफ होता है वो भी सारा जा चुका होता है। तो हॉस्टल के अंदर ये 3 लोग ही थे, और इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम लोग एक बार द मोंटे कॉलोनी विजिट करते हैं। तो अनिरुद्ध के पास बाइक थी, वो लोकल था, वो सारे रास्ते और जगह को बहुत अच्छे से जानता था। तो तीनों दोस्त बाइक पर बैठे और पहुंचे द मोंटे कॉलोनी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस कॉलोनी के अंदर एक अजीब सी साइलेंस थी, बिल्कुल डेड साइलेंस। कॉलोनी गेट के बाहर उन्होंने बाइक पार्क की और देखा तो सामने 4-5 कुत्ते खड़े हुए थे। यूजुअली अगर आप किसी भी कॉलोनी गेट के बाहर पहुंचे और वहां कुत्ते खड़े हो तो आपको देखते ही भौंकने लग जाएंगे, लेकिन स्ट्रेंज बात यहाँ पर यह थी कि वो कुत्ते उनकी तरफ देख तो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी भौंक नहीं रहे थे। उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा, उन्होंने चीज़ को इग्नोर किया। कॉलोनी के गेट को जंप करके वो लोग अंदर पहुंचे, और अंदर पहुंचने के बाद अभी भी वो कुत्ते वहीं खड़े थे, लेकिन वो उनकी तरफ भौंक नहीं रहे थे। बड़े अजीब टाइप के कुत्ते थे ना। अगर आप एक कॉलोनी का गेट उधर कुत्तों के सामने खड़े हो जाएं तो आपको चीर फाड़ देंगे, लेकिन यहाँ जो कुत्ते थे वो बिल्कुल न्यूट्रल खड़े हुए थे, बस उनको देख रहे थे, लेकिन वो उनकी तरफ
भौंक नहीं रहे थे। कॉलोनी के अंदर एंटर करते ही उन्हें एक अलग ही टाइप की साइलेंस दिखाई दे रही थी। उन्हें किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और डायमेंशन के अंदर एंटर कर गए हैं, क्योंकि आसपास की जो भी सराउंडिंग की नॉइज थी वो बिल्कुल जीरो थी। धीरे धीरे उन्होंने कॉलोनी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे वो साइलेंस और बढ़ती जा रही थी, और अब तीनों की हिम्मत भी थोड़ा जवाब दे रही थी। इधर से चलते चलते अचानक से विवान को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो कभी इधर से कोई आवाज़ आती, कभी इधर से कोई आवाज़ आती। आवाज़ में कोई क्लैरिटी नहीं थी, बस फुसफुसाहट सी आवाज़ आती। कुछ समझ नहीं आता कोई क्या बोल रहा था। जिधर आवाज़ आती उधर घूमता, देखता कुछ नहीं, उधर देखा उधर भी कुछ नहीं। वो चलता जा रहा था, लेकिन उसका सिर चारों तरफ घूमे जा रहा था। उसको हर तरफ से किसी न किसी तरह की कुछ आवाज़ सुनाई आ रही थी। देखते देखते अचानक से उसकी नज़र एक घर के बाहर पड़ी, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। उसको देख के वो डर गया। उसने जैसे घूम के सबको बताया, देखो वहाँ पे क्या है। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो बच्चा उसको वहाँ दिखाई दिया, जब तक वो दूसरों को बताता वो वहाँ से गायब हो चुका था। विवान ने बात उन दोनों को बताई। ऑल्दो दोनों ने देखा कुछ नहीं, लेकिन इस एनवायरनमेंट से वो दोनों के दोनों भी घबरा चुके थे। विवान ने बोला, भाई अब यहाँ से चलते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भागे वापस से गेट को जंप किया, अपनी बाइक को स्टार्ट किया, और जितना तेज स्पीड से जा सकते थे उन्होंने चलाना शुरू किया। वो बस गेट से निकले ही थे कि तभी अचानक से वही बच्चा जो विवान को दिखाई दिया था, उनकी बाइक को क्रॉस करते, सड़क से क्रॉस कर रहा था उनको देखते हुए। और बाइक इतनी तेज थी कि वो बच्चा बिल्कुल बाइक के सामने आ गया, और उनको लगा कि वो बच्चे से टकरा जाएंगे, इसलिए उन्होंने बाइक के ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाते ही बाइक स्किड हुई, तीनों के तीनों नीचे गिर गए। अगली चीज जो विवान को याद थी कि सुबह उसको वहाँ के जो कॉलोनी के लोकल लोग थे आसपास के, उन्होंने उसको उठाया। उसने उठ के देखा तो सामने अनिरुद्ध और मोहित की जो चोटें लगी थी उनके ऊपर फर्स्ट एड का काम चल रहा था। विवान को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो उठकर अनिरुद्ध के पास गया और उसने उससे पूछा कि तुम इन लोगों से पूछो वो बच्चा कहाँ है जो रात को उससे हमारी बाइक टकरा गई थी। तो अनिरुद्ध तमिल लैंग्वेज में लोगों से पूछा उसने कि यार वो रात को हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमारे बाइक एक बच्चे से टकराई थी, वो बच्चा कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कोई यहाँ कोई बच्चा नहीं है, तुम तीनों लोग पड़े हुए थे और हो सकता है तुम लोगों को हेलुसिनेशन हो रहा हो। तुम जानते हो ना इस कॉलोनी के बारे में, तुम जैसे लोग रात को यहाँ पर आते हैं एडवेंचर करने के लिए, और तुम्हारे साथ यही होता है। वो बच्चा पहले भी कई लोगों को दिखाई दिया है, तो तुमको भी दिखाई दिया होगा, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम लोग अब घर जाओ। तो तीनों लोग और कर भी आ सकते थे। तीनों लोग वापस से अपने हॉस्टल पहुँचते हैं, अपने रूम में जाते हैं और रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। सब कुछ नॉर्मल था और उनका जो एक्सपीरियंस था बड़ा अजीब सा था इनके लिए, लेकिन उन लोगों को इतना तो क्लियर हो गया था कि रात को उन्होंने उस बच्चे को ज़रूर देखा था। तो दिन गुजरा आराम से, लेकिन जैसे शाम चढ़ना शुरू हुई मोहित की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। उसको अजीब सा हेडेक हो रहा था, फीवर उसको आना शुरू हो गया था। उनकी नेक्स्ट डे ट्रेन थी घर जाने की। तो मोहित की हालत को देखते हुए विवान ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी ट्रेन कैंसिल करते हैं और लगता है मैं छुट्टियों तक अब हॉस्टल के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो मोहित, अनिरुद्ध जो कि वार्डन था, और विवान, तीनों विवान और मोहित के रूम में ही रहने लगे। तो मोहित और अनिरुद्ध रेस्ट कर रहे थे। तो विवान ने अनिरुद्ध से कहा कि यार शाम हो रही है, कुछ खाने का इंतजाम कर लेते हैं। तो अनिरुद्ध बोलता है ठीक है, मैं खाने का कुछ करके आता हूँ, क्योंकि किचन स्टाफ भी चला गया था, तो मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ मैं तीनों के लिए। और विवान ने बोला हाँ ठीक है तुम लेकर आओ, जब तक मैं भी वॉशरूम होके आता हूँ, नहा धो के फ्रेश होके हो लेता हूँ। मोहित अभी सो रहा है तो इसको भी आराम करने देते हैं। तो विवान वो बाथरूम में जाके नहा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर पावर कट हो जाता है। नहाते नहाते भी विवान के दिमाग में वही चल रहा था जो लास्ट नाइट उसके साथ हुआ था, और जैसे पावर कट हुआ थोड़ा घबरा सा जाता है। अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी भीनी भीनी रोशनी बाथरूम के अंदर आ रही थी बाहर से। उसने बाथरूम का गेट खोल के बाहर की तरफ झांका, ये देखने के लिए कि सिर्फ बाथरूम की लाइट गई है, पूरे हॉस्टल की लाइट गई हुई है। तो अपने बाथरूम का गेट खोल के बाहर देखता है, तो जिस बाथरूम में नहा रहा था उसके जस्ट सामने एक मिरर लगा हुआ था, जिससे आप अपोजिट साइड के बाथरूम्स वगैरह दिख रहे थे। जैसे उसने गेट खोल के देखा मिरर के अंदर, तो उस मिरर के अंदर एक और बंदा था जो उसे देख रहा था। आप सब इमेजिन कर सकते हैं, एक मिरर है सामने, आप हॉस्टल में अकेले हैं, बाथरूम में नहा रहे हैं, और आपने मिरर में देखा तो एक बंदा आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वो उसको देख के स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके अलावा उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। उसको देखते हुए एकदम से घबरा जाता है और वापस से गेट को बंद कर लेता है। गेट बंद करते उसे स्ट्राइक करता है, हॉस्टल में तो मैं अकेला हूँ। मोहित रूम में रेस्ट कर रहा है, अनिरुद्ध बाहर गया, ये तीसरा बंदा कौन है? ये देखते हुए उसे घबरा जाता है। वो कुछ सोच पाता उससे पहले उसका ध्यान जाता है एक और आवाज़ पर, जैसे किसी ने बेसिन का नल ऑन कर दिया हो। उसे पानी गिरने की साफ आवाज़ आ रही थी। वो वापस से अपना गेट खोलता है और देखता है तो मिरर में उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन मिरर के जस्ट नीचे जो वॉश बेसिन था उसका
टैप जो था वो ऑन हो गया, तो उससे पानी लगातार बह रहा था। वो वापस से गेट बंद करके खड़ा हो जाता है और सोच लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो कुछ सोचने लगता है उससे पहले ही उसके जस्ट पास वाला जो वॉशरूम होता है उसका फ्लश एकदम से ऑन होता है और वो घबरा जाता है उसको आवाज़ को सुनते ही। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब क्या चल रहा है। वो आप देखता रहता है, फटाफट से वॉशरूम का गेट खोलता है और भागता है अपने रूम की तरफ। जब वो बाथरूम से बाहर निकल कर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसके रूम के जस्ट पास में ही सीढ़ियाँ होती है। कुछ भागते तो उसकी रुक जाता है क्योंकि सामने ही उसके एक औरत खड़ी हुई थी जिसका चेहरा विवान की तरफ नहीं था, उसके जस्ट अपोजिट साइड था। वो समझ ही नहीं पाता है कि हॉस्टल में एकदम से औरत कहाँ से आई। वो वापस से बाथरूम की तरफ भागता है। वो सोचता है कि अगर मैं बाथरूम में गया तो वहाँ पे भी कुछ है। वो वापस से घूमता है तो देखता है कि औरत वहाँ से गायब थी। वो फिर से पूरी हिम्मत जुटाकर भागता है, सीधा अपने कमरे में पहुँचता है और पहुँचकर मुझसे बोलता है, मोहित यार अभी ना मैं बाथरूम में नहा, जब लाइट चली गई पता नहीं क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे बोलता है यार तू इतना घबरा क्यों रहा है, और लाइट तो गई नहीं, देख लाइट तो चालू है। उसने देखा तो वाकई में उसमें रूम में लाइट आई थी। उसने पीछे घूम के देखा तो पूरे हॉस्टल में लाइट जली हुई थी। जो उसे अभी तक बिल्कुल अंधेरा फील हो रहा था, लाइट कट हुई ही नहीं थी। ये देखकर विवान और बुरी तरह घबरा गया। विवान को कुछ समझ में नहीं आता उसके साथ क्या चल रहा है। थोड़ी देर बैठा, मुझे समझाया भाई हो सकता है कल की वजह से तेरे को थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा हो गया, थोड़ा रेस्ट कर। लगे सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। इतने में अनिरुद्ध खाना वाना लेकर आ गया। तीनों दोस्तों ने खाना खाया और वो वापस से सो गए। रात को सोते वक्त विवान को एक अजीब सा सपना आया। तो देखा कि जो उसकी हॉस्टल की खिड़की थी जो बेसिकली पैक थी, उसमें छोटा सा एक ग्लास के ऐसे पार्टीशन लगे थे जिससे हवा आती थी। तो उसे सपने में दिखाई दिया कि एक धुआं सा उड़ता हुआ उस विंडो से अंदर आया और उसने एक फीमेल फिगर का शेप ले लिया। ये वही औरत थी जैसे उसने शाम के टाइम देखा था। वो औरत विवान के पास चल के आई और उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगी। वो भी उसके साथ उठकर, जैसे वो हेलुसिनेट हो गया, वो उसके साथ उठकर जाने लगा। और चलते 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 वो जो उनका हॉस्टल की जो बेसिकली थे ना, पूरा एक ऐसा आप समझते हैं स्क्वायर शेप होता है, चारों तरफ रूम्स होते हैं, बीच में जो होता है सिर्फ गैप होता है ना। तो 5th फ्लोर पे उनका रूम था। तो चलते चलते उसकी जो रेलिंग थी उस रेलिंग पे जाके टकरा गया और वो उस रेलिंग को बार बार से टकरा रहा था जिससे आवाज़ हो रही थी टकराने की। तभी पीछे से उसको आवाज़ देते हैं मोहित और अनिरुद्ध, विवान। जैसे वो बोलता है उसका जो वो ड्रीम था वो टूटता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल बालकनी के आगे खड़ा है और अगर वो थोड़ा और कोशिश करता शायद वो उस बालकनी से नीचे गिर सकता था। और ये एक्चुअली एक सपना नहीं था, वो नींदों में चल रहा था और वो खुद उठकर वहाँ पर पहुँचा था। वो तो अच्छा हुआ कि मोहित ने उसे उठकर जाते हुए रूम से बाहर देख लिया था। उसने अनिरुद्ध को जगाया और दोनों से वापस अपने रूम में लेकर आए। वो ये सारी बातें जो भी उसने देखा अनिरुद्ध और मोहित को बताता है। तो अनिरुद्ध से कहता है यार आज की रात गुजार लो, कल मैं तुमको श्याम जी के पास लेकर चलूंगा। तो मोहित पूछता श्याम जी कौन है? तो बोला श्याम जी यहाँ के एक बहुत बड़े पुरोहित हैं और उनको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त है, वो जो भी होगा वो संभाल लेंगे। तो अगले दिन तीनों वापस से उठते हैं, श्याम जी के पास जाते हैं। अनिरुद्ध तमिल के अंदर, मैं आपको बता दूं पहले, श्याम जी को बेसिकली हिंदी नहीं आती थी, वो तमिल में ही बात किया करते थे। तो अनिरुद्ध तमिल में उनको सारी बातें बताता है। उनकी बातें सुनने के बाद जो पुरोहित जी थे वो विवान के पास आते हैं, उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं और ऐसा आंख बंद करते हैं और उसके बाद वो अनिरुद्ध को बताते हैं ये बालक एक साइकिक मीडियम है, मतलब एक माध्यम है जिसके थ्रू जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कनेक्ट होता है। ये डायरेक्टली उस डायमेंशन को एक्सेस कर सकता है। इसलिए जब तुम द मोंटे कॉलोनी गए थे तो वहाँ पर वो जो स्पिरिट्स थी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई क्योंकि इसके पास वो स्पेशल एबिलिटी है जिसके थ्रू वो इनसे कम्युनिकेट कर सकता है और अब वो सारे स्पिरिट्स इससे कम्युनिकेट करना चाहती हैं। पुरोहित जी ने कहा कि विवान बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन इसको अभी अपनी शक्तियों का पता नहीं है और इसे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना भी नहीं आता है। उसके बाद पुरोहित जी ने एक काला धागा लिया, वो विवान के गले पे बांधा, उसके सिर पे फिर से हाथ रखा और अपनी आंख बंद कर ली। इधर विवान ने भी अपनी आंख बंद कर ली और अब पुरोहित जी और विवान दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे स्पिरिचुअल लेवल पर, क्योंकि विवान को तमिल नहीं आती थी और पुरोहित जी को हिंदी नहीं आती थी। तो विवान ने बाद में अनिरुद्ध और मोहित को बताया कि पुरोहित जी ने उससे क्या कहा। तो पुरोहित जी ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं जो तुम्हें धागा दे रहा हूँ ये तुम्हारा रक्षा कवच है। ये तिरुपति बालाजी के चरणों का धागा है, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। बस तुम कभी भी इस धागे को खोलना मत।
उसके अलावा मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ, रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इस मंत्र को ज़रूर पढ़ना। कभी भी तुम्हें डर लगे, कोई चीज़ तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो तुम इस मंत्र को पढ़ना, तुम सेफ रहोगे। उसी के साथ साथ पुरोहित जी ने उसका अपना नंबर भी दिया कि जब भी तुम किसी परेशानी में फंस जाओ या बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तब तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तुम घबराओ मत, तुम एक मीडियम हो और तुम्हारे साथ ये चीज़ें अब लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, क्योंकि तुम इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। ये चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहती हैं और ये तुमसे आसानी से कम्युनिकेट कर सकती हैं। कई बार कुछ अच्छे स्पिरिट्स तुमसे कम्युनिकेट करने आएंगी, कई बार कुछ बुरी स्पिरिट्स भी तुमसे कम्युनिकेट करने आएंगी। तुम्हें अपनी इन शक्तियों को समझना होगा, तुम्हारी जो स्पेशल एबिलिटी है। और कभी भी कोई बुरी शक्ति अगर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, तो तुम बेहिचक मुझसे कांटेक्ट करना और इस कवच को हमेशा संभाल कर रखना। उन्होंने अपने हाथ में दिखाया कि वैसा का वैसा रक्षा कवच उनके हाथ में भी है और वो हमेशा उसको पहन के रखते हैं। इसी के साथ साथ पुरोहित जी ने कहा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कभी घबराना मत। तुम अपने आप में अंदर से बहुत स्ट्रांग हो और जब तक तुम अपने आप अंदर से स्ट्रांग हो, ये चीज़ें तुम्हारी सहमति और इच्छा के बिना तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती है। ये सब सुनकर विवान को थोड़ा अच्छा और पॉजिटिव महसूस हुआ और उसका डर इन चीज़ों से खत्म हुआ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए और नेक्स्ट डे ही वो अपने घर के लिए निकल गए। आज भी विवान के साथ वो सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। कहीं भी जाता है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई एंटिटी है तो वो उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, उसे कई चीज़ें दिखाई देती है, कई आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन जैसा उसको पुरोहित जी ने बताया, जब भी कुछ ऐसा होता है या उसे डर लगता है तो वो उस मंत्र को पढ़कर अपने रक्षा कवच को पकड़ता है और सारी चीज़ें उससे वापस से दूर हो जाती हैं। और आई होप टाइम के साथ साथ विवान इन चीज़ों को कंट्रोल करना और अच्छे से सीख जाएगा। तो ये थी कहानी एक मीडियम की। मीडियम वो लोग जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है इस अदर डायमेंशन से कनेक्ट करने की या कॉन्टैक्ट करने की। तो वाकई में ऐसे लोग होते हैं जिनका स्पिरिचुअल लेवल हम लोगों से थोड़ा हायर लेवल पर होता है और वो आसानी से इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मेरे पास है आपके लिए क्वेश्चन कि अगर आप विवान की जगह हो, अगर आपके पास ऐसी स्पेशल एबिलिटी आ जाए तो आप डरेंगे या नहीं, और आप कैसे कंट्रोल करेंगे उन सिचुएशंस को जब आप कहीं गए हो और आपको दिखाई दे रही है वो चीजें जो किसी और को दिखाई नहीं देती हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।